नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल 24x7। दर्शकों, सरकार को एनसी सरकार जो गठबंधन कह सकते हैं, लेकिन सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की चल रही है और तकरीबन 3 महीने का समय हो चुका है। लेकिन जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, बीजेपी भी आरोप लगा रही है, पीडीपी भी आरोप लगा रही है कि बड़े बड़े दावे किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ के हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड स्तर पर क्या स्थिति है। हमारे साथ एमआर कुरैशी जो है पीडीपी के वरिष्ठ नेता है और एक्स एमएलसी हैं और हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है। उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से ये सरकार बनी थी, बड़े दावे किए थे, मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें की थी कि हम दरबार मूव जो है बहाल करेंगे। इसी तरह से जो रिक्त स्थान है जो है सरकारी विभागों में उसको पूरा करेंगे। हकीकत में क्या है, इनसे बातचीत करेंगे। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया सिंह साहब, आपका नव भारत की तरफ से आके इस साल 2025 में ये मुझसे मिलना, बात करना और अपने चैनल की तरफ से लोगों के मसाइल को उभारना, आपको मुबारक हो। आपने जो सवाल किया उसके मुताबिक कहते हैं ना, आया है सारी चीजें एक्सप्लिसिटली जो है वो क्लियर है। जी जी। अब दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, जितने दावे किए गए थे उनके अमल आवरी के लिए उनका अपना एमपी सड़कों पर है। जी। ये कभी हमने नहीं देखा किसी भी जगह जो मान लो इतनी लिबर्टी, मान लो पार्लियामेंट जो बरतानिया किया ना, उसको भी नहीं, जहां वो इंसान को पैदा नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। जी जी। और हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में समझते हैं कि ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि उनका पार्टी का एमपी ही सड़कों पर उतरे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सड़कों पर उतरकर सरकार की मुखालफत करे, आए दिन वो बयान दे, कंट्राडिक्ट करे, सरकार को कंट्राडिक्ट करे और सरकार उसके खिलाफ, अपनी पार्टी के एमपी के खिलाफ कोई एक्शन ना ले। ये लगता है कि नूरा कुश्ती है और इस नूरा कुश्ती में सरकार ये चाहती है कि अपने मैनिफेस्टो की नाकामी को या जो लोगों की तवक्कात थी उन पर पूरा न उतरने का एक नूरा कुश्ती का ये सिस्टम जारी किया है। वरना ये सरकार की इंटीग्रिटी पर भी ये एक जख्म पहुंच रही है कि उनकी पार्टी का अपना एमपी सड़कों पर है और आए दिन एक स्टेटमेंट देता है। कभी वो रिजर्वेशन का मुद्दा उठाता है, जबकि उस रिजर्वेशन के मुद्दे में कोई उसका बेसिस नहीं है और वो 50% से तो ऊपर कहीं भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को उन्होंने कहा उसमें वो गए थे जनहित में लोग, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या जो वो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। तो सरकार वो चाहती है कि खामखा का एक इशू अवाम में सर्कुलेट हो, तो उस मुद्दे को उन्होंने पहले ध्यान भटकाने के लिए उस मुद्दे को उन्होंने पटकाया और वो कश्मीर के जो नौजवान थे उनको आगे लाया, डॉक्टरों को लाया, प्लस कई मामला ऐसे डाले, तो कुछ उसमें सुस्त हो गए, बात नहीं रखी। अब उसके बाद आए दिन दिहाड़े जब आती है कोई स्टेटमेंट आती है चीफ मिनिस्टर की, उसको काउंटर किया जाता है। डॉक्टर साहब उसकी बात को फिर क्लियर करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो वादे इस मौजूदा सरकार है इसने किए थे वो नाकाम होते हुए नजर, नाकाम ये भी नहीं कि वो उनकी तरफ से नाकाम हो रहे हैं, ये व्यवस्था ही ऐसी है, ये सिस्टम भी ऐसा है जिस सिस्टम में वो कूद पड़े, बेखतर ये कूद पड़े थे ना, सोचे समझे। तो अब इनको बेखतर कूदना जो है वो महंगा पड़ता जा रहा है। लोगों ने 10 साल में कोई हुकूमत यहाँ देखी नहीं थी, गवर्नर राज, सदर राज, फिर ये यूटी का राज, सब कुछ देखा। तो ये ब्यूरोक्रेटिक राज को जो लोगों ने देखा था, लोग सोचते थे कि हम अपना राज जो अब हम वोट के जरिए कर रहे हैं, तो अब बताओ कि उस वोट के जरिए जो राज उन्होंने तवक्का की थी बिजली के 200 यूनिट, अब वो 200 यूनिट तभी तो हो सकते हैं जब पूरे जम्मू एंड कश्मीर के कंज्यूमर्स को स्मार्ट मीटर लगेगा।
स्मार्ट मीटर के लिए जम्मू तैयार नहीं, सिटी। स्मार्ट मीटर के लिए कश्मीर सिटी तैयार नहीं। हमारे पास वो वसाइल नहीं, वो पैसा नहीं, वो हम नहीं। अब स्मार्ट मीटर जो है वो तो आपको जिस तरह मोबाइल का ये इसका रिचार्ज होता है, इसमें पैसे उधर से आप डालोगे तो वो चलेगा, अदरवाइज वन वे हो जाएगा। ये तो वन वे हो सकता है, लेकिन बिजली वन वे तो नहीं हो सकती ना। जो ही अगर आपका बिल एक हद तक पहुंचेगा, वो सीलिंग रूरल एरिया की अर्बन की रख देते हैं, तो जो यहाँ पहुंचे वो पीछे से बंद कर देते हैं। स्मार्ट मीटर ये है, तो अब पैसा भी वसूल। फिर इस स्मार्ट मीटर में एक्सप्लॉयटेशन बड़ी है, डेटा का एरर है, लाखों का बिल भी आ जाता है, कहीं का ऊपर आ जाता है, कहीं का नीचे आ जाता है। तो देखिए, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, आपको देहात से लेकर कौन सी नमक की गुत्थी पर टैक्स, अब टैक्स ही टैक्स देना है। तो ये जो अगर जब तक आप कंज्यूमर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, देहात में लोग जो 10-10, 12-12 बल्ब जला के रात को रोशनी करके शहर का नजारा लेते हैं, वो बंद हो जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि ये सरकार क्या करती है। मीटर होगा तो पता लगेगा ना किसको देना है, तो मीटर है नहीं। फिर उन्होंने कहा था 12 गैस सिलेंडर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहा था 5 किलो से 10 किलो राशन करेंगे, बिल्कुल। 1 लाख की नौकरियां कही थी, दरबार मूव कहा था, ट्रांसपेरेंसी कही गई थी। तो अब बताओ ना, कहाँ क्या एक काम नहीं हुआ? नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं ना। आप बताओ, ये ब्यूरोक्रेट अपनी पावर छोड़ते नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ब्यूरोक्रेट ने वो पावर ऐसे पकड़ के रखी हुई है। अब यहाँ इलेक्शन कराने से पहले ही उन्होंने एलजी को पावरें दे दी। सरकार को तो चाहिए था, जो ही सरकार बन रही है उससे पहले इकट्ठे होके सारी जमातें ये डिमांड करती कि पहले इस एलजी की जो पावरें अपनी, और किसी एलजी के खिलाफ नहीं। हम उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हक में, कुछ डेमोक्रेसी प्रोसेस में जब अवाम की चुनी सरकार को पावर ना हो तो फिर फायदा क्या? इसलिए ना तो जॉब, देखो, ना तो जॉब मिल सकती है, ना तो यहाँ बिजली का बिल वो हो सकता 200 यूनिट फ्री, ना यहाँ 12 सेंट हुए, ना 10 किलो आटा हुआ जो राशन देना था, ना ही जॉब, ना लैंड की वो जो मुश्किलात थी कि भाई यहाँ लोकल के लिए लैंड की प्रोटेक्शन हो जाए, जॉब की प्रोटेक्शन हो जाए। अरे यहाँ तो इनके अपने ये एक छुट्टी नहीं करवा सके, या कैलेंडर में छुट्टी नहीं रख सके, शेर कश्मीर की जो छुट्टी हुआ करती थी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार में मैनिफेस्टो की दूर की बात है, लोग समझ गए कि अब कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, कुरैशी साहब, जिस तरह से इन्होंने कहा था जब भी हम सत्ता में आएंगे स्मार्ट मीटर को उखाड़ के तभी में फेंक देंगे। तो ये अभी उनका बयान है कि फुल जो स्मार्ट मीटर लगेंगे तभी 200 यूनिट जो है मार्च के महीने में शुरू की जाएगी। देखिए जी, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अब सियासत में ये गवर्नमेंट में आने से पहले के बयानात और सियासत में बाद पावर में आने के बयानात, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी रही है। जिस तरह से जो है बिजनेस रूल जो है वो अभी तक इनको मिले नहीं है, तो वो मतलब कि बिजनेस रूल कहते हैं कि हमारे पास देखो कमेटी बनाई गई है, बिजनेस रूल का अभी भी क्लैरिटी नहीं, क्या वो बिजनेस रूल असेंबली के लिए बन रहे हैं या बिजनेस सरकार के लिए बन रहे हैं? असेंबली के भी एक बिजनेस रूल होते हैं। जो कमेटी बनी तो वो स्पीकर साहब ने बनाई, तो वो क्या, ये भी एक धोखा है, समझ नहीं आता कि आप टाइम गेन कर रहे हो कि भाई बिजनेस रूल्स असेंबली के लिए, स्पीकर साहब के आर्डर से तो बननी है, तो बिजनेस रूल वो किसके लिए है? सरकार के लिए। अगर सरकार के लिए बनाने हैं या बिजनेस रूल, तो कितना बड़ा मुश्किल काम है, ये 2 दिन का 3 दिन का काम है। अब आपने वो पहले से बना हुआ उसको बिजनेस रूल बन के आपने अपनी पावरें डिफाइन है। मेरे हिसाब से तो ये कुछ महकमाजात हैं 18 से 22 या इतने कोई महकमा है जिसमें मैंने पढ़ा भी है कि वो उसमें पावरें ऑलरेडी है, डिफाइन है। अब कुछ पावरें डिफाइन करनी है, यहाँ ये मुश्किल है। लेकिन आप तो स्टेटहुड की बात करते थे, आप तो दिल्ली गए थे, अब दिल्ली जाके मंत्रियों को, मिनिस्टरों को शाल जाके दे आए। तो अब बताओ, अब वहां से नहीं, यहीं गवर्नर साहब ने भी आपका रेजोल्यूशन भेज दिया स्टेटहुड के लिए, बहाली के लिए, तो फिर वो बीच में गैप क्या आ गया कि भाई अब इससे लगता है कि आप कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। जो यहाँ पर भी वो कुछ चीज रुक गई है कि भाई दिल्ली वाले चाहते हैं कि एलजी करे, तो एलजी के जरिए से होके आओ,
और होम मिनिस्ट्री अपने ऑर्डर कराती जा रही है। जो भी इस वक्त व्यवस्था है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर है और एलजी साहब के अंदर है, तो कुछ लग नहीं रहा है ये बिजनेस रूल कब तक बनाते रहेंगे। जिस तरह से कृषि साहब, उनका कहना है कि 10 साल का बिगड़ा हुआ सिस्टम को उसको ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। 10 साल का तो नहीं था, बात गलत है। 2014 से लेकर 18 तक तो हम स्टेट के अंदर थे, ऑलरेडी सिस्टम सेट था। 2018 में जो मिड से आबादी जाके वो सरकार टूटी और 2019 में 19 की जो 18 की सरकार टूटी और उस 18 की जो टूटी, तो फिर 19 में जाके ये 5 अगस्त 2019 को स्टेटहुड टूटी। वो सिस्टम सेटल था। कितनी इससे बाद गवर्नर राज लगे और वो हमारे आइन के मुताबिक जो ही लगती रही और उसके बाद एक सिस्टम सेट था। अब 5 अगस्त 2019 के बाद जो ये स्टेटहुड को हटा के यूटी लगी, तो वो भी 31 अक्टूबर को उसको लागू किया। मैं समझता हूं कि आज यूटी के अंदर जो रूल्स या रेगुलेशंस थे उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ यूटी का ना होना ही स्टेट की वेलफेयर के लिए था, जम्मू एंड कश्मीर की आवाम के लिए वेलफेयर के लिए था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये यूटी का जो दौर है, ये 5 अगस्त या जो अक्टूबर 2019 के बाद का वो दौर जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी का दौर है और उस दौर में कुछ चीजें अब अनडन करेंगे। लेकिन आपको इसी सिस्टम में आए, आपने इलेक्शन कराया यूटी में, आपने गवर्नमेंट बनाई यूटी में, आप चीफ मिनिस्टर बने यूटी में, आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाई यूटी में, तो फिर इस बात का वेवेला क्यों? आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। सेंटर के साथ आप तारीफें करते जा रहे हो, आज सरकार टूटे, बहुत सारी तारीफें करने की बात नहीं। मैं बाकी बातों से आगा रूल्ला साहब से मतफिक हूं या ना हूं, लेकिन एक बात से मतफिक हूं कि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक सरकार चलनी चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो दिल्ली वाले हों, चाहे वो यहाँ जम्मू की व्यवस्था वाले हैं, जो भी अवाम की मंशा है उसके मुताबिक सरकार। जिस तरह से उमर साहब का एक बयान आया था कि हम तालमेल बना के एलजी के साथ भी तालमेल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट से तालमेल बना के ये सरकार चलाएंगे, इसके पीछे क्या है? आपको नहीं लगता कि कई बार मैंने देखा है कि बीजेपी कहते हैं ये सरकार जो 6 महीने नहीं चलनी, फिर हमने सरकार बनानी है, इसमें क्या सच्चाई है? एक बड़ा मशहूर कोट है जो इस उमर साहब की इस बातचीत पर लागू होता है कि आई डोंट नो द की ऑफ सक्सेस बट आई नो द की ऑफ फेलियर जस्ट टू स्टार्ट प्लीजिंग एवरीवन। अब ये हर एक को खुश कर रहे हैं, सेंटर को भी खुश कर रहे हैं, एलजी साहब को भी खुश कर रहे हैं, अवाम को भी खुश कर रहे हैं, तो अपने आप को भी खुश कर रहे हैं। जस्ट दिस दे हैव स्टार्टेड टू प्लीज एवरीवन। अब इससे काम नहीं बनने वाला। आपको एक सेट लाइन लेनी पड़ेगी। आज नदी 2 महीने 10 महीने 10 दिन के बाद, महीने के बाद लोग आपकी तवक्कात के मुताबिक चाहते हैं आप काम करें। तो अगर आप अरे को प्लीज करने लगे, आपने दिल्ली नहीं है, कल आप दिल्ली के खिलाफ बोलेंगे फिर कौन पूछेगा? इसलिए आपको एक रास्ता, अपनी बाउंड्रीज, लिमिट्स अपनी डिफाइन करनी पड़ेंगी। आप काम करो जिन महकमे में आपको, जिन महकमा जात में आपको पावर्स है वो तो यूज करो। अगर जब आपके महकमा जात जो आपके अंडर हैं, जैसे दिल्ली में है या पांडिचेरी में है, आप उसको जाके देख लो ना। आप देखो जो आपके पास सेट है, पावर्स हैं, तो उसको तो काम करो। जिसमें अभी आपको दिक्कत आ रही है उसके लिए बातचीत करो। अगर आपने यूटी के अंडर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, इससे तो बेहतर है हमारी लीडर जिसने कहा था कि मैं यूटी के इस सिस्टम में इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। पार्टी को उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। जनाब उमर साहब ने तो यही कहा था, लेकिन वो रहे नहीं, उन्होंने तो 2 जगह से इलेक्शन लड़ लिया। तो यही तो निजाम तो यही था। क्या कुरैशी साहब, एक और बड़ा मसला बन चुका है कि ट्रेन जो है श्रीनगर जा रही है, तो जम्मू के व्यापारी कह रहे हैं कि क्योंकि उनका कहना है कि कटरे से श्रीनगर को जाएगी, और यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल जो है पूरे जम्मू कश्मीर के व्यापारी वर्ग जो है उनमें रोष है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, एक अफवाह ये भी है, अफवाह मैंने इस तब तक कंक्रीट किया, गवर्नमेंट ने अभी उसका सामने नहीं आया। कुछ लोग ये कहना शुरू हो गए हैं और उसमें कुछ मीडिया से भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कटरा एक हब का जो कैपिटल बना रहे हैं। हो सकता है कि वो कैपिटल ही न बना दिया जाए। अच्छा। ये कोई नई स्ट्रेटेजी न हो। तो लेकिन देखिए, आते आते क्या होता है, ये जो वेलकम स्टेप है
सरकार का ये, अब चलो कब से हम तवक्का कर रहे थे कि हमारी ट्रेन चलेगी कश्मीर में जाएगी तो ये कम्प्लीट जानी चाहिए। हम तो ये भी चाहते थे कि पुणे से होते हुए वहां मुगल रोड का जो टनल बने और वहां से आमदोरफ्त आए और ये इलाका भी वहां कवर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर जगह भी नहीं कश्मीर के अंदर, वहां जगह जगह थोड़ी है, वहां इनफ्लो बहुत हो जाएगा, लेकिन चलिए ये फैसिलिटी है, लेकिन इस फैसिलिटी के साथ साथ वहां लोकल जो एक्टिविटी बनेगी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो भी उसको भी कैटर करने की बात है, उस पर भी सोच बनानी है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात भी हो सकती है, लेकिन ये जो लिंक बना है ये तो वेलकम स्टेप है। लोगों की धीरे ना डिमांड थी, रास्ता नहीं था, पिछले 70 साल में रास्ता नहीं था। सवाल ये है कि ये ट्रेन चलेगी तो जम्मू के लोग क्या करेंगे? वो तो कहते पठानकोट बन जाएगा। जम्मू वालों ने हमेशा जम्मू 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 कहा है, उनको तो जम्मू ही फिट रहेगा। जम्मू ने कब क्या अपने आप के लिए सोचा है? वो जब भी कहते हैं देखो जम्मू 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 जम्मू। अब मैं नहीं कहता कि जम्मू का मामला गलत है, जम्मू के साथ नाइंसाफी तो है। पहले पठानकोट बन गया, फिर अब जम्मू की यहाँ से अब कटरा बेस बन रहा है और डिविजनल ऑफिस तो वहीं बन रहा है नॉर्दर्न का, तो फर्क तो पड़ेगा। पहले पठानकोट जो अब आफ्टर एक्टिविटी होती थी तो फिर अब जम्मू आ गई थी, अब जम्मू से शिफ्ट हो जाएगी अब कटरा में, ये बात तो होनी है ट्रेन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू के लोगों के साथ तो इंसाफ करना चाहिए, उनका तो मुश्किल है, क्या करे, ट्रेन तो यहाँ रुकेगी तो उस हिसाब से नहीं ना। अब जब लोग आएंगे सीधे या तो कटरा उतरेंगे, वहां से टूरिज्म के लिए माता वैष्णो देवी जाएंगे, वहां से सीधे कश्मीर, तो फर्क तो पड़ेगा। अब जम्मू के लिए अल्टरनेटिवली क्या डेवलपमेंट के लिए सोच रखा होगा सरकार, या लोगों की यहाँ की नुमाइंदा लोगों ने सोचना चाहिए, लेकिन जम्मू को नुकसान ये होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से 14 तारीख को जो है प्रधानमंत्री मोड़ जो है टनल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, कहते हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके साथ जोजोड़ा टनल भी तैयार होने वाली है और पूरा साल जो है ये कनेक्टिविटी रहेगी, क्या कहें? देखिए जी, ये कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। आप टनलिंग के लिए जरूरत है बहुत सारी, जैसे हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ी डिमांड थी और लोगों की फलाह बहबूद के लिए और तामीर और तरक्की के लिए, उनकी आमदोरफ्त के लिए और उनके लिए एक फैसिलिटी कम्युनिकेशन की मिली और अच्छी बात है। इसी तरह हम चाहते हैं कि अब टनलिंग का जो गांव है, ये नेशनल हाईवे हमारा जो बन रहा है यहाँ जम्मू पुंछ, इसको भी पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जल्द काम किया जाए। वहां जो हमारा मुगल रोड पर टनल है उसको बहुत जल्दी ही बनाया जाए। देखिए ये अल्टरनेटिवली रूट होना बहुत जरूरी है। वो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, कोई जलजला आ जाए, कुछ हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कुछ जो टनल बंद हो जाता है, तो जब आपने हमारी आदतें डाल दी वो यकदम दूसरा रूट पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्टरनेटिवली रूट के तौर पर सरकार को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या जम्मू एंड कश्मीर सरकार है उसको चाहिए कि मुगल रोड पर और सनथन टॉप की जो है वहां टनलिंग करें और वहां अल्टरनेटिवली रूट की लोगों की कम्युनिकेशन दें, जिस तरह वहां। कुरैशी साहब, अगर आपकी बात करें, आपकी पार्टी की बात करें, बहुत कम सीटें आई है असेंबली में, तो लोकसभा में तो आई नहीं, तो क्या आने वाले समय में पार्टी का क्या भविष्य क्या है? मतलब कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने इस बार इलेक्शन भी नहीं लड़ा, तो आने वाले समय में किस तरह से पार्टी जो मजबूत होगी, खासकर जम्मू की बात करें? जो आप कह रहे हैं, हम तो ये नहीं कह सकते कि हमें कोई हार हुई। हम दूसरे नंबर की पार्टी है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। हमारे खिलाफ दो गठबंधन थे, एक बीजेपी का और एक इंडिया जो गठबंधन था, कांग्रेस और उसका था। हमें धोखा जो दिया वो इंडिया गठबंधन ने भी दिया। अब चलिए हमारी जो जीत हुई वो ये हुई, जो बी टीम सी टीम और जो थी वो खत्म हो गई। अब हमारा डायरेक्ट मुकाबला मुड़ के वापस आ गया है किसके साथ? एनसी और कांग्रेस और बीजेपी के साथ। वो हम ही मुकाबला कर सकते हैं। वो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ही है जो मुकाबला करने की लिए सक्षम है और अवाम की नुमाइंदगी कर सकती है और लोगों की तवक्कात के मुताबिक काम कर सकती है। इसलिए मुझे कोई हमें नहीं लगता कि अब ग्राउंड पर हमारा मुकाबला जो कोई कर सकता है। ये सरकार में कांग्रेस एनसी चले गए, उनका आए दिन कभी कुछ आता है, लेकिन हमारी जो बातचीत है वो खड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है। हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों की ख्वाहिशात है उसके मुताबिक काम करो, हम उसका साथ देंगे। अगर लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं हुए, हम सड़कों पे उतरेंगे। कुरैशी साहब, चुनावों से पहले बहुत सारे आपके जो है लीडर थे, बड़े लीडर थे, वो पार्टी छोड़कर चल गए, कोई एनसी में चल गया, कोई बीजेपी में चल गया। क्या मतलब उनके जाने से पार्टी को नुकसान हुआ क्या? नहीं, हमारी पार्टी तो तोड़ी गई थी।
देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी ही पार्टी तोड़ी गई थी सबसे ज्यादा। जेलों में लोगों को बंद किया, फिर हमारी पार्टी को दिया, हमारे एमएलए को तोड़ा, उसके बाद तो वापस आए। चौधरी कमर साहब वापस नहीं आए, बहुत सारे हमारे लीडरों ने वापस किया, क्या जनाब हक खान साहब वापस नहीं आए और सारे लोगों ने, लेकिन हमारी लीडरशिप ने कहा नहीं, जो भाग के चला गया उसको वेट करने दो, अभी हम उस पर देखते हैं क्या क्या, लोग वापस भी आए। अब मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के दौरान कोई नहीं भागा, अब तो हमारी पार्टी में बहुत सारी ऑफर है, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और वक्त बराबर पर देख लेना, बहुत सारे लोग जो हमसे रूठ के भी चले गए और बहुत सारे नए लोग भी दूसरी जमातों से भी टूटकर ये सोचेंगे कि जब उनके यहाँ कुछ काम नहीं होने वाला, अल्टरनेटिवली अब एक किस्म की नेशनल कॉन्फ्रेंस की अल्टरनेटिवली और कांग्रेस की और बीजेपी का अल्टरनेटिवली सिर्फ बीजेपी पीडीपी बनेगी और पीडीपी का साथ देने वाले। लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से ये अफवाह चल रही है कि पंचायती और लोकल बॉडी चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं, पहले आपने बाइकाट किया, इस बार किस तरह से स्थिति है? नो बाइकाट तक का तो सवाल ही नहीं, अभी पार्टी लीडरशिप ने अभी उस पर को तो बातचीत की नहीं, हम पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल पार्टिसिपेट होगा और हम पंचायत के लिए हमें डायरेक्शन हमें भी पार्टी के अंदर हो चुकी हुई है, हम बिल्कुल तैयारी में, बिल्कुल फिट तैयारी में बैठे हैं, दोनों जगह म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए भी और जो पंचायती इलेक्शन है, ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत ज्यादा कामयाबी हमें मिलेगी और ये होना भी चाहिए, जल्द हो जाना चाहिए। अब ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में ये रखना, जिस तरह अभी हालिया 7 जनवरी का जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का दिन बनाने पुंछ के रजौरी के, तो मैं एज पार्टी के वहां गए तो लोगों ने शिकायत की, उन्होंने ये शिकायत की कि जो इस वक्त के वीडियोस कंसर्न है वो परसेंट गवर्नमेंट के दबाव में, मंत्रियों के दबाव में, एमएलए के दबाव में क्या कर रहे हैं, पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो पहले एस्टीमेट बने वो प्लान बने हुए उनमें मुदाखलत कर रहे हैं, उनमें रिवाइज एस्टीमेट डाल के इलीगली तौर पर ग्राम सभा के अप्रूवल के बगैर डाल के अपने लोगों को असेस करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सिस्टम कंटिन्यू किया तो लोग तो सड़कों पर आ जाएंगे। लोग चाहते थे कि ये इंडिपेंडेंट रहे, तो कब तक ब्यूरोक्रेट के पास या किसी वीडियो के अख्तियारात पंचायत का बेस्ट हो जाए और वो ग्राम सभा की ताकत इस्तेमाल करे, पंचायत की ताकत इस्तेमाल, इसलिए जल्दी इलेक्शन हो जाने चाहिए। यही इलेक्शन था जिसको तो यूरोपियन यूनियन को दिखाया गया, अब इस इलेक्शन को डिले करने की क्या बात है, और जल्द करा देने चाहिए। अब जब ये इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हम तो क्या करते हैं कि मार्च अप्रैल में ये इलेक्शन हो जाना चाहिए। धन्यवाद। तो शुक्रिया। थे कुरैशी, एमआर कुरैशी, पीडीपी के वरिष्ठ नेता, और इन्होंने साफ कहा है कि वाहिद एक पार्टी पीडीपी जो है वो सभी पार्टियों के साथ, चाहे एनसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके खिलाफ जो है खड़ी होती है और लोगों की नुमाइंदगी करती है, लोगों के मुश्किलात को समझती है और आने वाले समय पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। आने वाले चुनाव जो है, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव है, चाहे पंचायतों के चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। शुक्रिया।